Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartcom. So friends, in my last video, I have discussed about the issue and forfeiture of shares. हमने issue and forfeiture of shares को अच्छे से discuss किया था and I have done numerical problems also on the basis of issue and forfeiture of shares, and also I have done some numerical problems related to pro rata of shares, pro rata allotment of shares. So in this particular video friends, I am going to discuss your new topic, जो कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा. सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यू टॉपिक एंड दैट न्यू टॉपिक इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया था. इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात की थी, एंड यहाँ पर जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है. इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया था. सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डील विद द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो मैं टॉपिक लिख लेता हूं पहले कि हम क्या करेंगे. रिडेम्पशन ऑफ preference shares. So friends, before starting redemption of preference shares, पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिडेम्पशन का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन. क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय रिडेम्पशन? जैसे मैं कहूं कि अब रिडेम्पशन क्या है या व्हाट डू मीन बाय रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन सिंपली मीन्स पेइंग बैक. जब भी मैं आपसे कहूं कि भाई रिडेम्पशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है रिडेम्पशन सिंपली मीन्स पेइंग बैक. पेइंग बैक ऑफ व्हाट? पेइंग बैक ऑफ दोज मनी विच हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करके जो भी पैसा या जो भी अमाउंट रेज किया था, नाउ इट्स अ टाइम to redeem those amount which has been raised on issue of preference shares. जो हमने preference shares पर पैसा रेज किया था, अब टाइम आ गया है कि हमें वो पैसा क्या करना है? रिडीम करना है. तो सिंपली जब भी हम रिडेम्पशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट रिडेम्पशन मीन्स वी हैव टू पे बैक द अमाउंट विच हैव बीन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो रिडेम्पशन मीन्स पेइंग बैक ऑफ अमाउंट received towards the issue of preference shares. मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने जो पैसा रिसीव किया है, नाउ इट्स अ टाइम टू रिडीम दोज प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा भाई, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो ठीक है, वो तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, वो तो बात की बात है. बट इज देयर एनी कंडीशन? सर क्या इसकी कोई कंडीशन है कि कब होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा? तो मैं कहूंगा कि यस, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं. तो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down some conditions which must be followed before the redemption of preference shares. ठीक है, तो अंडर सेक्शन 55 of Companies Act 2013 conditions for redemption of preference shares. So what are those conditions? तो हम उस कंडीशन को डील करेंगे. पहले को कंडीशंस क्या हैं, पहले मैं अपने पेजेस को इंक्रीज कर लेता हूं. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. ओके, तो यहां पे जब भी मैं कंडीशन की बात करूंगा तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. सर ये किस शेयर की बात आप कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो ठीक है, सच शेयर्स मतलब कि दोज शेयर्स विच आर टू बी रिडीम्ड, उन शेयर्स को जिन्हें हमें रिडीम करना है, दोज शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. मतलब कि वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए.
सर इसका कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज दैट दो पर्सन हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दे आर टू पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कहा कि भाई आप मुझे 500 रुपए उधार दे दो। मिस्टर ए ने बी से कहा कि आप मुझे 500 रुपए उधार दे दो, एक हफ्ते के बाद मैं आपको 500 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है, या 500 रुपए दूंगा या 510 रुपए दूंगा, वॉट एवर द केस में बी। बी ने कहा कि यार मेरे पास अभी 500 तो नहीं है, एक काम करो 400 रुपए अभी ले लो, तुम 100 रुपए मुझसे कल ले लेना। तो उसने कहा ठीक है, अभी 400 का काम है, दे दो, 100 रुपए तुम कल दे देना और मैं तुमको एक हफ्ते के बाद रिटर्न करूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब एक हफ्ते के बाद बी आ रहा है ए के पास, वो कह रहा भाई लो हमारे पैसे लो, जो दो 500 रुपए जो तुमने उधार दिया था। तो ए क्या कहेगा, भाई कैसे पैसे, पहले तो तुम अपने जो 500 रुपए तुमने वादा किया था देने का, पहले वो तो पे करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर 500 रुपीज फुल्ली पेड अप, देन ओनली आई विल पे यू बैक रुपीज 500। जब तक तुमने अभी मुझे 500 रुपए पूरे नहीं दिए तो तुम मुझसे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो। तो इट मीन्स दैट द पार्टली पेड शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जब तक कि शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब कि जो भी पैसा उसके अगेंस्ट है, अगर वो पैसा पूरी तरह रिसीव्ड नहीं है तो उन शेयर्स को हम रिडीम नहीं करेंगे। तो ओनली दोज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड विच आर फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। दूसरी कंडीशन क्या है, सच शेयर्स आर रिडीम्ड either out of divisible profit or out of fresh issue or out of both। पहले मैं इसको समझा देता हूं कि पॉइंट क्या कह रहा है, फिर उसके बाद में और भी कुछ चीजें वो समझाऊंगा। पहले तो मैं देखूंगा कि भाई इसमें क्या कह रहा है कि जो शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं, those shares can be redeemed either out of divisible profits। जो हमारे पास अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं हम उसमें से भी रिडीम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। जो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, जनरल रिजर्व है, जो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा कि डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या हैं। तो सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और आउट ऑफ फ्रेश इशू। सर ये फ्रेश इशू क्या है, तो ठीक है अभी मैं वो भी बताऊंगा कि फ्रेश इशू क्या है, और आउट ऑफ बोथ। सपोज दैट हमको 1 लाख रुपए के शेयर्स जो है रिडीम करने हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है विच बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन। तो इस 1 लाख रुपए को या तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट से रिडीम कर दूं, या पूरा का पूरा जो है मैं फ्रेश इश्यू से कर दूं, फ्रेश इश्यू, या दोनों से कर दूं। मैं कह दूं वही 60,000 तो डिविजिबल प्रॉफिट से कर दो और 40,000 जो है वो हमारा फ्रेश इश्यू से कर दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, और आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ बोथ। हम दोनों से भी कर सकते हैं पार्टली। कोई भी रेशियो 60-40 का रेशियो हो सकता है, 70-30 का रेशियो हो सकता है, वट एवर द रेशियो विल बी, बट पार्टली फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट एंड पार्टली फ्रॉम फ्रेश इशू हम उसको रिडीम कर सकते हैं। सर अब प्लीज ये समझा दीजिए कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और फ्रेश इशू क्या है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड फ्रेश इशू। तो इस चीज को अच्छे समझना। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट, इसको मैं पूरी तरह से लिख देता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म में। डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स व्हिच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि अदरवाइज अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अमंग शेयर होल्डर्स। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कंपनी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, उसमें से अगर वो 60 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड और 40 रुपए का प्रॉफिट बचा करके रखती है, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर डिविजिबल प्रॉफिट। मींस व्हिच इज अदरवाइज अवेलेबल, ऑल्दो वो डिवाइड नहीं किया गया है लेकिन वो अवेलेबल है डिवीजन के लिए, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स में। तो विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिवीजन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स इंक्लूड्स योर जनरल रिजर्व, इट इंक्लूड्स योर फ्री रिजर्व्स, इट इंक्लूड्स योर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इंक्लूड्स योर रिटेन्ड अर्निंग्स, मींस व्हाटएवर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज देयर दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हम उसमें से भी क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेश इशू क्या है, फ्रेश इशू, पहले तो मैं फ्रेश इशू को अपने कॉमन लाइफ से रिलेट करूंगा। सपोज दैट मैं हूं
मैंने अपने किसी एक फ्रेंड से जिसका नाम मिस्टर ए है, मैंने उससे कहा भाई मुझे 1,000 रुपये उधार दे दो, उसने मुझे दे दिया, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, उसको मुझे पर भरोसा है, उसने मुझे 1,000 रुपये दे दिया। अच्छा, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके 1,000 रुपये को वापस कर सकूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे फ्रेंड मिस्टर बी को बोलूंगा एक हफ्ते बाद, यार तुम मुझे 1,000 रुपये दे दो, उससे 1,000 रुपये लेकर के उसको पे कर दूंगा, ठीक है। तो अब उससे मैंने एक हफ्ते का टाइम ले लिया, फिर दूसरा हफ्ता जब बीतेगा फिर मैं मिस्टर सी से 1,000 रुपये ले लूंगा और उसको दे दूंगा उधार, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। तो कंपनी क्या करती है कि एक शेयर्स को रिडीम करने के लिए दूसरे क्लास के शेयर्स को वो इश्यू कर देती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में देयर इज एन इशू ऑफ शेयर्स, देयर इज एन इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, इधर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। जिस तरह से हम एक के लोन को वापस करने के लिए दूसरे से उधार लेते हैं, दूसरे के लोन को वापस करने के लिए तीसरे से उधार लेते हैं, तो इसी तरह कंपनीज भी करते हैं। उनकी प्रैक्टिस होती है कि एक शेयर्स को अगर वो रिडीम करना है तो दूसरे शेयर्स को इश्यू कर देंगी, ठीक है, फिर उस शेयर्स को रिडीम करना है तो किसी तीसरे क्लास के शेयर्स को इश्यू कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि फ्रेश इशू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए फ्रेश इशू में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेश इशू में फ्रेंड्स हम इंक्लूड करेंगे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेश इश्यू में हम सिर्फ इन दो सोर्सेज ऑफ शेयर्स मींस इन दो सोर्सेज को इंक्लूड करेंगे। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इंक्लूडेड इन योर फ्रेश इश्यू। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ लोन, सेल ऑफ एसेट्स, these things are not included in your fresh issue। मैंने कह दिया भाई कंपनी ने उसके शेयर्स को रिडीम करने के लिए 100 रुपए के डिवेंचर्स इश्यू कर दिए, बट दैट इज नॉट योर फ्रेश इशू, दैट इज योर रिसोर्स। अभी मैं बताऊंगा कि सोर्स क्या है और रिसोर्स क्या है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इधर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इसको मैं फ्रेश इशू में इंक्लूड करूंगा। बट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ लोन, सेल ऑफ एसेट्स और लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे वो बैंक लोन हो, कोई सा भी लोन हो, दैट कैन नॉट बी योर फ्रेश इशू, ठीक है। तो फ्रेश इशू में हम सिर्फ ये दोनों चीजों को लेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने बीच में बोला था, सोर्स एंड रिसोर्स। सर ये सोर्स और रिसोर्स क्या है? तो सोर्स इज योर प्राइमरी थिंग, सोर्स इज योर प्राइमरी थिंग, रिसोर्स इज योर सेकेंडरी थिंग। मैंने कहा कि मैं शेयर्स को रिडीम करने के लिए इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स किया, तो दैट इज योर सोर्स फॉर रिडेम्पशन, दैट इज योर सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। बट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू सेल ऑफ एसेट्स, दैट इज योर रिसोर्स फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। रिसोर्स का मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूं। देखो, मैंने कहा कि द शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ बोथ। हमने फ्रेश इशू कर दिया, शेयर्स को इश्यू कर दिया, हमारे पास कैश आ गया, हमने कैश दे दिया, शेयर्स को रिडीम कर दिया। बट व्हाट हैपेंड व्हेन द शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? प्रॉफिट डजंट एंश्योर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सबको पता है कि प्रॉफिट डजंट एंश्योर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इन ऑर्डर टू एनालाइज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी, वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। We cannot rely on the profit and loss statement in order to judge the liquidity position of a company. तो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी को जज करने के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का है और हमारे पास हमको उस 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपीस की हमको क्या करने, शेयर्स को रिडीम करने हैं, तो इट डजंट मीन कि यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश। सोर्स तो है, सोर्स इज योर प्रॉफिट, बट व्हाट अबाउट रिसोर्स? कैश तो है नहीं, then how will you generate your cash? So in order to generate the cash, you have to issue debentures, you have to sell assets, you have to acquire the loan from bank or any other source. So this is your source, resource. Source is your available profit, source is your divisible profit, but in order to encash the source, you need some resource. So those resources are your इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ लोन और क्या कहते हैं कि सेल ऑफ एसेट्स। वहां से हम कैश का जनरेशन कर रहे हैं, फिर वो जो कैश हमारे पास आएगा उसको हम देंगे शेयर्स को रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां पर सोर्स और रिसोर्स दो चीजें होती हैं। सोर्स इज अ प्राइमरी थिंग कि हमारे पास कैश है, हमने तुरंत ही वो कैश पेमेंट कर दिया फ्रेश इशू से। लेकिन रिसोर्स क्या है? सोर्स तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन उस सोर्स के लिए हमको कैश जनरेट करना है, तो वो कैश हम कहां से जनरेट करेंगे? अपने रिसोर्सेज से। दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स,
सेल ऑफ एसेट्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सोर्स एंड रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि दैट द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और आउट ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहां पे हमने ये दो पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि इफ सच शेयर्स आर रिडीम्ड out of divisible profit, then the amount equivalent to face value of shares redeemed is transferred to कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका क्या मतलब है सर, आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि आपके पास जो शेयर्स हैं, रेफरेंस शेयर्स हैं, दैट कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा अगर डिविजिबल प्रॉफिट से हमको करना है तो जितने रुपए के शेयर्स हम डिविजिबल प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं उतने के बराबर का हमको क्या करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, ये एक रिजर्व होता है जो कि हमको रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल से पहले पहले हमको क्रिएट करना होता है इन ऑर्डर टू शो दैट यू हैव सफिशिएंट फंड इन ऑर्डर टू रिडीम द कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट हमको 1 लाख रुपए के शेयर्स हमने रिडीम करने हैं, हमने 1 लाख रुपए के शेयर्स रिडीम करने हैं, इसमें से 70,000 का शेयर्स जो है दैट इज रिडीम्ड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट और 30,000 के जो शेयर्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश इशू, FI मतलब फ्रेश इशू से हम रिडीम कर रहे हैं। तो इट मींस दैट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो जितने का हम डिविजिबल प्रॉफिट से कर रहे हैं, यहां पे कितने का कर रहे हैं, 70,000 के बराबर का शेयर्स हम डिविजिबल प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो इतने के बराबर का हमको क्या करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ any is written off against securities premium account। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इफ देर इज एनी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, in that case the premium on redemption can be written off against securities premium account which is available in the company। जो बैलेंस शीट में हमारे पास पहले से है या जो हमने फ्रेश इशू को प्रीमियम पे किया होगा, तो सारे प्रीमियम का अमाउंट हम कहां यूज कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या है, मैंने पहले बताया था, सपोज दैट हमने 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे और मैंने कहा था कि ये प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 10 ईयर्स 10% पे रिडीमेबल हैं। इसका मतलब क्या है, जब मैं उनको वापस करूंगा तो उनको मैं 1,10,000 रुपए क्या करूंगा, रिडीम करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रीमियम मींस रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो ये 10,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है दैट कैन बी रिटन ऑफ। इसका मतलब क्या है कि इसको हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, जो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अवेलेबल है उस प्रीमियम के अमाउंट से इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, CRR so created can be used for the issue of fully paid bonus shares। fully paid bonus shares, बोनस शेयर्स क्या होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे इश्यू होते हैं, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। लेकिन यहां पर फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर दो तरीके के होते हैं, पार्टली पेड बोनस शेयर्स होते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होते हैं। तो प्लीज अभी ये मत सोचिए कि मुझे तो पता ही नहीं फुल्ली पेड बोनस शेयर्स क्या है, पार्टली पेड बोनस शेयर्स क्या है।
तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कंप्लीट करने के बाद जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का ही ट्रीटमेंट और उनका कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन चीजों को डिस्कस करने वाला हूं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और राइट शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है उसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। हम उसको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, ठीक है। तो ये तो कुछ कंडीशंस थी विच आर गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच मस्ट बी फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने से पहले ये जो 5 कंडीशंस मैंने डिटेल में कॉन्सेप्चुअली डिस्कस की हैं, ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं देन ओनली द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मोड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने पहले बताया था कि किस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड इधर एट पार और एट प्रीमियम, या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। नाउ पार और प्रीमियम आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि पार का मतलब क्या है। अगर मैंने 100 रुपए किसी से लिया है तो उसको 100 रुपए ही दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एट पार। मैंने उसको एट पार पे रिडीम किया, वापस किया है। लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या है कि मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं और उसको 110 रुपए वापस कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे 10% प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% का है जो कि मैं उसको पे कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से सुनिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, और एक आध दो क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमको क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, उसको हम किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वी आर गोइंग टू डील विद सम जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं बिल्कुल वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन को लेकर के एंट्री एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। पहला है, मैंने कहा, मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। सच शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, पार्टली पेड शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं हो सकते। सर अगर पार्टली पेड शेयर्स हो तो क्या उसको हम वापस ही नहीं करेंगे? नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि हमने जो अपने फ्रेंड से 400-500 रुपये मांगा था और उसने मुझे 400 रुपये दिया है तो हम उसको कभी जिंदगी में उसको वापस ही नहीं करेंगे। भाई हम उसको कह देंगे लाओ 100 रुपये हमको दो और हमसे 500 रुपये ले लो। सर ये भी तो हो सकता है कि आप उसको 400 रुपये वापस कर दीजिए, हो सकता है, लेकिन वो यहां पर हो सकता है, कंपनीज के केस में नहीं हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि आप उसे पहले 100 रुपये लेंगे फिर उसको 500 रुपये देंगे। नॉर्मल लाइफ में ये हो सकता है कि हमने उससे 400 रुपये लिया तो उसको 400 रुपये ही वापस कर दूं, लेकिन कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसा एग्जांपल दे रहे हैं बेवकूफों वाला कि 400 रुपये ले दो 400 दे दो। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। जो फुल्ली पेड शेयर्स होंगे ओनली दोज प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो क्या हम उनको कभी वापस नहीं करेंगे? नो। हम उनको क्या करेंगे भाई, उनको कॉल करेंगे कि आपकी ये फाइनल कॉल ड्यू हो गई है, आप अपने कॉल का पैसा पे करिए ताकि फिर हम आपके शेयर्स को रिडीम कर सकें, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला टू मेक पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड, तो क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमने सेम जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने फाइनल कॉल की एंट्री करते थे, हमने की थी, सेम एंट्री यहां पर होगी कि हमने पहले फाइनल कॉल करना है फिर हमने उस कॉल पे पैसा रिसीव कर लेना है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, जो भी लास्ट कॉल का पैसा होगा उस अमाउंट से एंट्री करेंगे। लास्ट कॉल का अमाउंट जो होगा 2 रुपया होगा, 4 रुपया होगा, जो भी है, और जितने शेयर्स अनपेड हैं उनके हिसाब से अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने ड्यू किया, फिर हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमने क्या किया,
जो हमारे पार्टली पेड शेयर्स थे उसको हमने फुल्ली पेड बना ली। पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री आपको यही करना है कि इफ क्वेश्चन में देखो कि बैलेंस शीट में कहीं वो ये तो नहीं देगी पार्टली पेड अप या क्या कहते हैं कितने अनकॉल्ड शेयर्स हैं, ठीक है। तो जो अनपेड बैलेंस है उतने का हम क्या करेंगे, उसको फुल्ली पेड बनाएंगे। अगर फुल्ली पेड है तो ये एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर पार्टली पेड अप कॉल्स शेयर्स हैं तो उस केस में ये एंट्री हमारी क्या है, रिक्वायर्ड है। हमको उसको पहले क्या करना है, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हो सकता है मैंने कोई एसेट्स बेची हो, कैश जनरेट करना है तो एसेट्स में भी हमने कोई एसेट्स बेची हो, तो एसेट्स बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट। मशीनरी बेची है या लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, कुछ भी एसेट्स बेची है, इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं, ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। हमने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट। अच्छा, हो सकता है कि 100 रुपए के एसेट्स को हमने 90 रुपए बेचा हो, वहां पर हमारा लॉस है, वहां पर हमारा क्या है, लॉस है। तो इफ एनी लॉस इज देयर दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस पे बेचा है तो लॉस से डेबिट करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा हो, ऐसा नहीं कि लॉस पे बेचा हो। 100 रुपए के एसेट्स हमने 110 रुपए पे बेचा है, तो अगर प्रॉफिट है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। या तो ये होगा या तो ये होगा, मैंने दोनों केसेस के लिए बताया, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ही होगा, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सेकंड एंट्री होगी किसकी, सेल ऑफ एसेट्स की, कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हो सकता है मैंने कोई एसेट्स सेल की हो। यह भी पॉसिबल है कि हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए हो। मैंने बताया था कि कैश, मैंने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं सारी पॉसिबिलिटी, सारे एजम्पशंस को मान करके चल रहा हूं ताकि सारी एंट्रीज आपको समझ में आ जाए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हो सकता है हमने कुछ डिबेंचर्स भी इशू किए हो, तो डिबेंचर्स इशू करेंगे तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स की एंट्री सेम वही शेयर्स की तरह, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर्टेन परसेंटेज, हम उसके आगे डिबेंचर्स के आगे इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज लिखते हैं, तो टू सर्टेन परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने अमाउंट को ड्यू रिसीव किया और उस अमाउंट को हमने क्या डाल दिया, उसको डिबेंचर्स में डाल दिए, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट सर्टेन परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। आप लोग प्लीज परसेंटेज आगे मेंशन कर लीजिएगा, टू सर्टेन परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो हमने यहां पर क्या किया, डिबेंचर्स जो पैसा रिसीव हुआ था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के थ्रू, उसको हमने डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसकी एंट्री हमने कर दी है। अच्छा, ये तो थे रिसोर्सेज के, मैंने कहा था कि सेल ऑफ असेट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ लोन। अच्छा, हो सकता है वहां पे हमने लोन भी लिया हो बैंक से, तो लोन की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी क्रेडिटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंक जो से अगर लोन लिया होगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज कि हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, देयर इज एन इशू ऑफ शेयर्स, वहां पे हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं इधर एट प्रीमियम और एट पार, ठीक है। तो फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी, इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री जैसे हम नॉर्मली करते आते थे अभी तक वैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितने भी शेयर्स हमने जितने रुपए के इशू किए हैं वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी इसी की, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने शेयर्स को पार पे इशू किया है, इफ द जो फ्रेश इशू हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को जो हमने इशू किया है, इफ दोज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट पार, तो ये एंट्री होगी। एंड इफ दोज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर मेड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री हम यहां पे कर देंगे, इसकी एंट्री
पहली एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री में चेंजेस आ जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस चीज को मैंने अपने जो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर था उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। हर एक एंट्री को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने बताया है कि अगर आप एंट्री को समझ कर करेंगे तो आपको लगेगा कि एंट्रीज आपसे बात कर रही हैं। वहां पे आपको लगेगा कि बस ट्रांजैक्शन आया नहीं कि आपने तुरंत एंट्री कर दी, वो एंट्री खुद चीक चीक कर कहेगी कि हमको डेबिट करना है और हमको क्रेडिट करना है। आपको खुद लगेगा कि वो एंट्रीज मुझसे बात कर रही हैं वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, जो भी हमारे बेसिक रूल्स हैं, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या किया, शेयर्स को इश्यू कर दिए। अच्छा, अब क्या है, अब हमको जो उनका पैसा है उसको ड्यू करना है भाई, क्योंकि अब हमने सब कुछ कर लिया। रिडेम्पशन से पहले पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, फुल्ली पेड थे उनको पार्टली पेड थे, उनको फुल्ली पेड कर दिया। हमने कोई एसेट्स बेची होंगी, हमने डिवेंचर्स इशू की होंगी, हमने बैंक लोन लिया होगा, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स कर दिया होगा। अब हमको ये बताना है कि भाई हमने उनका कितना रुपया देना है। यू हैव टू मेक द पेमेंट ड्यू। हम कहते हैं ना कि किसी चीज को पेमेंट करने से पहले बैंक वाले भी कहते हैं कि आपका लोन ड्यू हो गया या आपकी प्रीमियम ड्यू हो गई, नाउ यू हैव टू पे। एक मैसेज आ जाता है कि आपका ये बिल पे ड्यू हो गया है, नाउ यू हैव टाइम बिटवीन 1 to 10 यू हैव टू पे। तो क्या है, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। यू हैव टू मेक द पेमेंट ड्यू फर्स्ट। जब हम पेमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सपोज दैट 100 रुपए के, मैं यहां पे एक अमाउंट ले लेता हूं, सपोज दैट 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो हमको आप रिडीम करना है। ठीक है, तो अब वो 1 लाख रुपए क्या है, दैट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। अब वो ड्यू हो गया है, तो जब ड्यू हो गया है तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब क्या है कि जब वो ड्यू हो गया है तो हम ड्यू बेसिस पे हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ड्यू बेसिस, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन रिसीट और पेमेंट बेसिस। नो, नेवर। रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे हम कभी भी अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। कैश बुक की बात अलग है, कैश बुक को हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बेसिस पे करते हैं, लेकिन अब नॉर्मली लेजर अकाउंट्स या जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती है उनको हम क्या करते हैं, ड्यू बेसिस पे करते हैं, मीन एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। बेसिक सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पे हम रिसीट्स और पेमेंट्स को नहीं देखते हैं। तो अगर हमने अपनी कैपिटल को ड्यू कर दिया है, इसका क्या मतलब है कि वो कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई है, बिकॉज दैट कैपिटल इज नाउ रेडी टू रिडीम। और हमने उसको उसी वक्त अज्यूम कर लिया कि हमने वो कैपिटल रिडीम करनी है और वो उतने रुपए की 1 लाख रुपए हमको रिडीम करना है। तो इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से डिक्रीज कर गई है ड्यू बेसिस पर। तो जैसे ही कैपिटल डिक्रीज हुई, हमने कैपिटल को क्या किया, डेबिट कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया। अच्छा, ड्यू तो हो गया, लेकिन ये भी तो बताओ कि पेमेंट किसे करनी है। भाई तुमने कैपिटल तो घटा दी ना, तुमने दिखाया कि किसको पेमेंट करनी है या किसे की है, कुछ नहीं दिखाया। तो हमने कहा कि भाई ड्यू हो गई है, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई है, नाउ आई हैव अ लायबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स टू पे दैट अमाउंट। तो हमने कह दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। थोड़ा सा गैप लेके करते हैं। हमने यहां पे दिखा दिया कि भाई ये जो अमाउंट ड्यू हुआ है ये किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो अब हम लायबल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, हमको ये अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो जब तक मैं पे नहीं कर देता हूं तब तक वो हमारी क्या है, फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर टाइम बीइंग वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर एट पार है तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, लेकिन अगर एट प्रीमियम है, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि वो प्रीमियम भी ड्यू है, वो प्रीमियम भी हमें देना है शेयर होल्डर्स को। कितने रुपए का प्रीमियम है, 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज का प्रीमियम है। तो इसका मतलब अब हम टोटल जो अमाउंट देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो कितना देंगे, 1,10,000। तो इतना अमाउंट विच इज ड्यू टुवर्ड्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट इज योर लायबिलिटी, वो हमको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। तो ये हमने क्या किया, पेमेंट को ड्यू कर दिया। दिस एंट्री इज मेड टू मेक द पेमेंट ड्यू, दिस एंट्री इज पास्ड टू मेक द पेमेंट ड्यू। हमने पेमेंट को ड्यू कर दिया, एट पार है या एट प्रीमियम है, जैसा भी हमने दोनों केस डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, अच्छा मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो यू हैव टू यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
टू राइट ऑफ दोज प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंसेस हैं, हमको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ी, दैट इज एन एक्सपेंस, तो हमने उसको क्या किया? डेबिट किया है। अब अगर उसको हम राइट ऑफ करेंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम इसको एंट्री करेंगे, कहां से राइट ऑफ कर रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। तो जब सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम विल रिड्यूस, एंड इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिड्यूस इट विल बी डेबिटेड, क्योंकि इसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। मैंने पहले ही बताया था इसका प्रेजेंटेशन क्या है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सपोज दैट 10,000 रुपए का हमारे पास क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, लेकिन हमारे पास जो पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितने का है? 5,000 रुपए का है। तो भाई पहले तो हमने 5,000 रुपए यूज कर लिया, अब ये प्रीमियम हमारा डिक्रीज हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में हमको शो नहीं करना क्योंकि हमने सारा प्रीमियम यूज कर लिया, एंड डिक्रीज इन प्रीमियम विल बी डेबिटेड। अब जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भी अभी भी प्रीमियम को राइट ऑफ करना बाकी है, तो उसको हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अपना रिजर्व्स यूज करेंगे या प्रॉफिट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो या तो जनरल रिजर्व यूज कर लो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये भी नहीं है तो जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं उसको यूज कर सकते, बट पहले हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, फिर हमको फ्री रिजर्व्स यूज करने हैं। इन व्हाट केस? इन ऑर्डर टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ 4 या 5 हमारे पास पर्पसेज हैं, जिसमें हमारा एक ये भी है, एक तो इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, दूसरा क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मींस सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जो भी प्रीमियम है हमारा 10,000 का, उसको हमने क्या किया? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हमने इस लॉस को क्या किया? राइट ऑफ कर दिया अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो बचा कुचा था उसको हमने कहां से ले लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया। तो ये एंट्री हमने क्या की? टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ किया। देखिए आप जब भी एंट्री पास करेंगे एग्जाम में, योर सीक्वेंस शुड बी सेम। ऑल्दो सीक्वेंस के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें कोई भी एंट्री मिस नहीं होगी अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो आप प्लीज कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस आपका यही हो ताकि कोई भी एंट्री आपसे स्किप ना हो जाए, क्योंकि अगर एक एंट्री भी स्किप हो गई तो वहां पर मार्क्स कटने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया? प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद हमको क्या करना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहां से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व से क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास फ्री रिजर्व है वहां से। तो फ्री रिजर्व में हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। जो भी हमारे रिजर्व्स हैं उनसे हम क्या करेंगे? टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। देखो अब ये एक रिजर्व है, अब यहां पर अगर हम जनरल रिजर्व को यूज कर रहे हैं तो इन ऑर्डर टू क्रिएट द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द जनरल रिजर्व विल डिक्रीज, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिक्रीज, द अदर फ्री रिजर्व्स विल डिक्रीज। तो अगर कोई भी रिजर्व हमारा डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, तो इसलिए एनी डिक्रीज इन फ्री रिजर्व्स दैट विल बी डेबिटेड। अच्छा, उसी फ्री रिजर्व्स के अगेंस्ट मैंने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया है, तो CRR इंक्रीज होगा, तो हमने उसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितने का क्रिएट करेंगे? मैंने पहले बताया था, जितना शेयर्स हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से, डिविजिबल प्रॉफिट से, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट कर रहे हैं, ओ सॉरी रिडीम कर रहे हैं, उतने के बराबर हम क्या करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए के अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हमको रिडीम करना है, जिसमें से 70,000 इज रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड 30,000 इज रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, तो इस केस में हम 70,000 के बराबर का हमको क्या करना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। तो वहां पर हम 70,000 के बराबर का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने CRR क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या करना है? पेमेंट, अल्टीमेट
अल्टीमेटली हमको क्या करना है, जो हमने ऊपर 1 लाख रुपए या 1,10,000 रुपए जो भी हमने ड्यू किया था, नाउ यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ दोज अमाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पेमेंट की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो हमने बताया था ना कि एक लायबिलिटी फॉर टाइमिंग क्रिएट हुई थी, जब तक हम उसको पे नहीं कर देते हैं तो वो लायबिलिटी अब हम पे कर देंगे तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, यहां पे वैसे ही हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हमने उनको कैश में पेमेंट किया है तो बैंक कर देंगे। कभी कभी मैंने कहा था ना कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने उनको क्या किया है, उनके शेयर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई। अब लास्ट एंट्री क्या है, जो हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया है, दैट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को बोनस शेयर्स, अगर क्वेश्चन में दिया है कि दैट द कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, व्हाटएवर दैट द केस में बी, तो उस केस में ही एंट्री होगी, हर केस में नहीं होगी। अगर बोनस शेयर्स के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि कंपनीज जो है बोनस शेयर्स इशू कर रही हैं, तो वहां पे हम बोनस शेयर्स की एंट्री करेंगे। तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस इश्यू अकाउंट। बोनस इश्यू अकाउंट हमने मतलब क्या किया, एक बोनस इश्यू के लिए एक फंड क्रिएट कर लिया है। बोनस इश्यू अभी मैं आगे पूरी ये एंट्री अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि बोनस शेयर्स की एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रोविजन है जो कि एंट्री है वो बता रहा हूं, बाकी डिटेल में मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा कि बोनस शेयर्स के केस में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, बोनस इश्यू अकाउंट और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट, बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमने उनको शेयर्स इशू किए हैं उसको हम क्या करेंगे, यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो हमारा केस था, ये हमारा पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था इन द केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो उस केस में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या एंट्रीज होंगी, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेश इश्यू दिया है तो डिविजिबल प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करना है, या डिविजिबल प्रॉफिट्स दिया है तो फ्रेश इश्यू हमें कैसे क्रिएट करना, फाइंड आउट करना है, और उसमें पूरा एक प्रॉपर हम इलस्ट्रेशन लेकर के इसका पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के साथ। सो प्लीज फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर future notifications. Thank you.